नमस्कार बच्चों। आज की हम क्लास में हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत इसका चौथा भाग आधुनिक काल और आधुनिक काल के अंतर्गत हम इसके द्वितीय भाग द्विवेदी युग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आधुनिक काल का वर्गीकरण, समय सीमा और विभिन्न युगों के नाम के बारे में जाना था। आज हम द्विवेदी युग के इस वीडियो में द्विवेदी युग का नामकरण, समय सीमा और इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। द्विवेदी युग की समय सीमा। द्विवेदी युग की समय सीमा सन 1900 ईस्वी से सन 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। 1900 से भारतेंदु युग का समापन माना जाता है और वहीं से द्विवेदी युग का आरंभ माना जाता है। और ये समय सीमा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहते हैं कि सरस्वती पत्रिका का जब उन्होंने 1903 में सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था और 1900 में सरस्वती का प्रकाशन आरंभ हुआ था। सरस्वती के प्रकाशन के समय से ही जो द्विवेदी युग की विशेषताएं थी वो प्रभावी हो चली थी। पहले ही मैंने आपको बताया है कि कोई भी युग अचानक से ना तो समाप्त हो जाता है ना अचानक से शुरू हो जाता है। अगर बारिश भी होती है तो उसके कुछ समय बाद तक उसका प्रभाव रहता है और कुछ समय पहले से दिखाई देने लगता है कि बारिश होने वाली है। इसी तरह से साहित्य में भी जब किसी एक काल का समापन और दूसरे काल का आरंभ हुआ तो उस समय भी उसकी जो आने वाला काल है उसकी प्रवृत्तियाँ, उसकी विशेषताएं साहित्य पर दिखाई देने लगी थी। इसीलिए फिर वो एक निश्चित समय सीमा में जाकर ये हम नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से कि 1900 ही द्विवेदी युग का आरंभ, 1900 में भारतेंदु युग की विशेषताएं समाप्त हो गई थी, ये हम नहीं कह सकते हैं। जो भारतेंदु मंडल के कवि थे, भारतेंदु जी की मृत्यु 1885 में हो गई, ये बात सही है, पर उनके मृत्यु के साथ ही भारतेंदु युग नहीं समाप्त हुआ, 1900 तक माना गया। बल्कि हम कहें कि उसके बाद तक और भी कवि रहे जो बाद में आगे चलकर जिनकी विचारधारा या तो परिवर्तित हो गई या वो अधिक प्रभावित हुए आने वाले काल से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और 1918 में सरस्वती पत्रिका का कार्यभार जो है छोड़ नहीं दिया। अगर हम ये बात करते हैं, आपको ये तर्क देते हैं कि सरस्वती के प्रकाशन से द्विवेदी युग का आरंभ माना गया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 18 में सरस्वती छपना बंद हो गई, बहुत बाद तक छपती रही। किंतु 18 में जो इसके बाद का युग है छायावाद, उसकी प्रवृत्तियाँ दिखाई देने लगीं साहित्य में। 1918 में जयशंकर प्रसाद की झरना प्रकाशित हुई, जो छायावाद की कविता कही जाती है। छायावाद की प्रवृत्तियाँ उसमें देखने को मिलती हैं। तो जब छायावादी कविता, छायावादी रचनाएं प्रकाशित होने लगी तो वहीं से द्विवेदी युग का समापन माना गया। अब द्विवेदी युग का नामकरण द्विवेदी युग ही क्यों हुआ, इसका नाम जाने माने साहित्यकार और भाषा विद्वान, भाषा परिमार्जक, निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार, जितने भी इन्हें विशेषण दिए जाएं वो कम हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनकी कार्यशैली के कारण, साहित्य के लिए किए गए कार्यों के कारण इस युग का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, द्विवेदी युग। और ये आचार्य, जो आचार्य शब्द इनके नाम से पहले जुड़ा हुआ है, आचार्य आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो सबसे पहले विद्वान थे जिन्हें आचार्य की उपाधि दी गई। रीतिकाल में आचार्य कवि हुआ करते थे। रीतिकाल के बाद द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी को काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा इनके 70वें वर्षगांठ पर, इनके 70वें जन्मदिवस पर इन्हें आचार्य की उपाधि से संबोधित किया गया है, सुशोभित किया गया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि आचार्य की उपाधि किसने दी, कहाँ से मिली और कब मिली, किसके नाम पर युग का नामकरण हुआ, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी।
अब हम बढ़ते हैं आगे विशेषताओं की ओर। द्विवेदी युग की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली और अहम विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है भाषा परिमार्जक, भाषा परिमार्जन। परिमार्जन क्या है? परिमार्जन है, जैसे हम आपको एक आम बातचीत की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में समझाएं कि हम कोई चीज़, पानी है, हम उसको छानते हैं। पानी में अगर हमें कोई कण दिखाई देते हैं तो हम उसको छान के साफ़ करते हैं। फिर अब आज के समय में फिल्ट्रेशन का काम, जो तो भाषा में जो फिल्ट्रेशन का काम था वही इस युग में किया गया। मतलब जो साफ़ है, कण दिखाई देते हैं तो उसको छानना तो स्वाभाविक है, पर जो साफ़ है उसमें भी अशुद्धियाँ ना रह जाएं, वो कार्य किया गया। भाषा में जो दूसरी भाषाओं की अधिकता थी, या कहा जाए कि क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द आ जाते थे, उस कमी को दूर किया। संस्कृत निष्ठ तत्सम युक्त शब्दावली का प्रयोग और अनेक इस प्रकार की जो भाषाई विसंगतियाँ थीं, भाषाई एक जो उसमें भेद थे, उनको दूर किया। तो ये था भाषा परिमार्जन, और इस कार्य को सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। इस कार्य से एक लाभ और हुआ कि नए नए लेखकों को लेखन कार्य का लाभ मिला। वो एक लेखन के क्षेत्र में एक लेखक के रूप में उभर कर सामने आ सके। सरस्वती पत्रिका में अनेक नए लेखकों की रचनाओं को प्रकाशित किया जाता था, उनसे रचनाएं मांगी जाती थीं और जो अशुद्धियाँ होती थीं उन्हें बताकर भाषा के संबंधी, व्याकरण संबंधी वो अशुद्धियाँ दूर कराई जाती थी। तो यही था भाषा परिमार्जन। काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग। आपने देखा कि इससे पहले भारतेंदु युग में हमने पढ़ा, भारतेंदु युग में काव्य में ब्रज भाषा का ही प्रयोग रहा, ब्रज भाषा का ही अधिकार रहा। पर जो रीतिकाल की ब्रज भाषा थी और भारतेंदु युग की ब्रज भाषा थी, दोनों में अंतर आ गया। भारतेंदु युग की ब्रज भाषा साहित्यिक हो गई और द्विवेदी युग में आते आते भारतेंदु युग में जो खड़ी बोली केवल गद्य में प्रयुक्त हुई, द्विवेदी युग में काव्य पर भी उसका अधिकार हो गया, गद्य और काव्य पर समान अधिकार हो गया। तो काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग। राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना इससे पहले हम देख चुके हैं भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में देश प्रेम की भावना, स्वदेश प्रेम की भावना और इसमें जो है राष्ट्रीयता की भावना, दोनों में थोड़ा सा बस अंतर है। देश प्रेम कह सकते हैं कि हमने उसमें देश प्रेम के साथ साथ सामाजिक चेतना, द्विवेदी युग में भी सामाजिक चेतना थी, सामाजिक चेतना द्विवेदी युग में भी पाई गई है, पर उसमें राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गई। और भारतेंदु युग में सामाजिक चेतना, जो सामाजिक रूढ़ियाँ थीं, उनको दूर करने का कार्य पहले किया गया। जैसे विधवा विवाह, छुआछूत को दूर करना, अशिक्षा, ये सारी बातें, उन पर प्रमुख ध्यान दिया गया। कवियों का ध्यान उधर ज़्यादा रहा। किंतु जैसे भारतेंदु जी भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, तो भारतवर्ष की उन्नति की बात करते हैं, पर वहाँ पर वो ये बात नहीं करते हैं कि हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ना है। ये भावना जो है वो राष्ट्रीयता की भावना, ये द्विवेदी युग में दिखाई दी। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती रचना राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। यहाँ तक कि 1912 में प्रकाशित हुई थी। आपको बता दूँ, 1912 में भारत भारती रचना का प्रकाशन हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। और ऐसी रचना थी कि जिसने अंग्रेज़ सरकार में खलबली मचा दी थी। तो इस प्रकार बहुत सारी और रचनाएं, राम नरेश त्रिपाठी की स्वदेश प्रेम है और अनेक और अन्य कवि हैं जो राष्ट्रीय काव्य धारा से जुड़े। सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी। इसके साथ साथ सबसे जो उभर कर सामने आए थे वो थे मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने न केवल राष्ट्रीय भावना की कविता लिखी, बल्कि देश प्रेम,
रामचरितोपाध्याय भी हुए इसी तरह से, और अन्य कवि कई सारे। अब है इतिवृत्तात्मकता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ होता है वस्तु वर्णन या आख्यान। वस्तु वर्णन, अब कविता में वस्तु वर्णन, कविता में तो अभी तक आपने जब शुरू से आदिकाल की कविता से लेकर अभी तक पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो व्यक्ति विशेष की कविताएं लिखी गईं। परंतु द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि कविता न केवल व्यक्ति पर बल्कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत लिखी जा सकती है। कविता हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर जीव पर लिखी जा सकती है। तो यही थी इतिवृत्तात्मकता, छोटी से छोटी बात का वर्णन करना और विस्तार से उसे वर्णित करना इतिवृत्तात्मकता है। इतिवृत्तात्मकता की भावना द्विवेदी युग में प्रमुख थी। नारी उत्थान। नारी जो रीतिकाल तक, आदिकाल में भी नारियां सशक्त रही हैं, युद्धों में जाती थी बराबर, पर जैसे जैसे वो रीतिकाल में हम देखते हैं कि केवल एक विलासिता का साधन, केवल श्रृंगार का वर्णन करने मात्र के लिए नारियों का प्रयोग किया जाता रहा कि अगर सुंदरता का वर्णन करना है तो किसी नारी का उदाहरण ना। लेकिन इस युग में नारी कवियों ने नारी उत्थान पर विशेष बल दिया। इस युग में मैथिली शरण गुप्त जी ने जो इतिहास का सबसे उपेक्षित को हम इंग्लिश में कहेंगे जैसे कि इग्नोर किया हुआ, जिसे इग्नोर कर दिया गया हो, जिस पर किसी ने ध्यान ना दिया हो, ऐसे पात्र, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी का नाम था, उनको आधार में रखकर, केंद्र में रखकर साकेत महाकाव्य की रचना की। तो ये नारी उत्थान की ही बात थी। और इस युग में कवियों ने नारी उत्थान के साथ साथ नारी की व्यथा पर अपनी कविताओं के माध्यम से कवि रोते हुए भी दिखाई दिए हैं। कहीं कहीं पर कहते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। तो ये सारी बातें इस युग में देखने को मिलती हैं। विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी। इसके आगे और अगली विशेषता हम देखते हैं। काव्य रूपों की विविधता। काव्य रूप क्या है? अब पहले काव्य के भेद, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। वैसे काव्य के पहले, सबसे पहले अगर हम किया देखें तो काव्य के अगली एक वीडियो में हम आपको पूरा काव्य के भेद समझा देंगे, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अब उसमें से फिर से हम जब भेद करते हैं तो प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य हो जाता है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत खंड काव्य और महाकाव्य आते हैं। तो इस युग में, भारतेंदु युग में, प्रबंध काव्य या महाकाव्य नहीं लिखे गए। द्विवेदी युग में, आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में, इसके पहले आदिकाल में खूब सारे लिखे गए थे, भक्ति काल में भी लिखे गए, परंतु आधुनिक काल में सबसे पहले महाकाव्य लिखे गए, प्रबंध काव्य लिखे गए। मैथिली शरण गुप्त को तो प्रबंध शिरोमणि की उपाधि दे दी गई, क्योंकि उन्होंने 21 प्रबंध काव्य, जिसमें से 19 खंड काव्य और 2 महाकाव्य लिखे। तो इस युग में, द्विवेदी युग की बात करें तो काव्य रूप विविध रूपों में सामने आए। काव्य के विविध रूप साहित्य में दिखाई दिए। इससे पहले केवल कविता, केवल रचना जानते थे भारतेंदु युग में, परंतु द्विवेदी युग में ये भी पता चला कि प्रबंध काव्य लिख सकते हैं, खंड काव्य अलग लिख सकते हैं, मुक्तक काव्य लिख सकते हैं। तो ये विशेषता इस युग में दिखाई दी। स्वच्छंदतावाद, किसी एक विचारधारा में ना बंध कर कार्य करना, स्वच्छंद रूप से, कवि स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से अपने मन की बात कह सके। प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण हर युग में दिखाई दिया है, चाहे आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीतिकाल हो, सभी में दिखाई देता है प्रकृति को। लेकिन यहाँ पर जो प्रकृति है वो एक उद्दीपन के रूप में नहीं सामने आई है। प्रकृति का कवि ने स्वयं चित्रण किया है, प्रकृति को केंद्र में रखकर चित्रण किया है। और सबसे पहले कह सकते हैं कि इसके बहुत अच्छे कवि श्रीधर पाठक, इस युग में श्रीधर पाठक प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध रहे। मैथिली शरण गुप्त भी पंचवटी कविता में प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं।
और इसके साथ साथ रामनरेश त्रिपाठी ने भी किया है ग्राम्य देवता, और इसी तरह से और अन्य कवियों ने भी प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। श्रृंगारिकता की जगह आदर्शवादिता। रीतिकाल में जो स्थान श्रृंगारिकता का था, ये कवि केवल एक चाटुकारिता में जीवन बिता रहे थे, चापलूसी में लगे हुए थे, केवल राजाओं को ही सामने रखकर से मतलब है कि ध्यान में रखकर, वो जगह अब आदर्शवाद ने ले ली। विचारों की प्रधानता हो गई। विचारों की प्रधानता के साथ साथ आदर्शों को अपनाया गया। विभिन्न आदर्शों को आदर्श मानकर, विभिन्न महापुरुषों को आदर्श मानकर रचनाएं की गईं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास भी किया कवियों ने। साथ ही साथ इस युग के कवियों में एक स्वयं में ही आदर्श स्थापित करने का भी कार्य किया। अनूदित रचनाएं। इस युग में, द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में भी अनूदित लिखी गई, द्विवेदी युग में अनूदित रचनाएं बहुत सारी लिखी गईं। विभिन्न भाषाओं से रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया गया। किसी दूसरी भाषा से किसी अन्य भाषा में, जैसे अंग्रेजी का हिंदी में करते हैं या हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, तो वो अनूदित रचना कही जाएगी। मौलिक रचना होती है जो उसी भाषा में रची जाए जिस भाषा में वो पढ़ी जा रही है। दूसरे अनूदित रचनाएं होती हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वयं बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद किया है, संस्कृत से, अंग्रेजी से। इसी प्रकार अन्य विद्वानों ने भी दूसरी भाषाओं से, बांग्ला से, संस्कृत, तमिल। तो ये इस युग की प्रमुख विशेषताएं थीं जिन्हें आपको केवल बिंदुवार याद करना है। समझाया इसलिए गया है, डिटेल में लिखना नहीं पड़ेगा परीक्षा में, पर इसलिए समझा दिया गया है ताकि ये सारे बिंदु आपके ध्यान में रह सकें, आप इनको समझकर याद कर सकें। समझकर याद की हुई चीज़ें हमेशा के लिए होती हैं। अब अगले वीडियो में हम द्विवेदी युग का ही दूसरा वीडियो अभी लेकर आएंगे। उस वीडियो में द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।